Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the chapter 8 of your class plus 1, that is Cell, the Unit of Life. So part 2. So we are going to do the part 2 of this chapter in this video. We have already done the part 1 of this chapter. In the part 1, let's recall that part to link it with your part 2 video. So in the part 1 we studied about its introduction कि सेल की हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी थी कि पहले तो सेल होता क्या है एंड किसने सेल को डिस्कवर किया और सेल को स्टडी करने के लिए कौन से गैजेट्स को यूज किया गया एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू स्टडी द सेल. सो हमने ये सब कुछ हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखा. उसके बाद हमने देखा कि सेल की थ्योरी किसने दी, ठीक है, सेल की थ्योरी थी क्या, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे. और उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी उसके अंदर स्टडी किया, ठीक है. सो हमने ये सब कुछ हमने पार्ट 1 की वीडियो में कर लिया. सो अगर आपको इन सब की डिटेल स्टडी करनी है सो काइंडली यू कैन वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. Okay, so without wasting any time, let's start with our video part 2 of this chapter, the cell unit of life. So what are the topics we'll be covering under this chapter of this part video? So हम इसके अंदर सबसे पहले करेंगे सेल बाउंड्रीज. सेल बाउंड्रीज में कौन सी होती हैं? सेल वॉल हो गई और सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है. सेल वॉल हम प्लांट्स में, बैक्टीरियल, फंगल, इनमें सब में पढ़ेंगे. सो हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और इनकी फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे. देन हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे, उसकी भी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के जो डिफरेंसेस है, इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग इनकी डिफरेंसेस और एज वेल एज सिमिलैरिटीज को स्टडी करने वाले हैं. देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है और उसमें कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं और कौन सी एब्सेंट होती हैं, वो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की टर्म स्टडी करेंगे. देन हम सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर आ जाएंगे. उसके बाद हम बाउंड्री को स्टडी करने के बाद हम ऑर्गेनेलीज के ऊपर आ जाएंगे और इसमें इस पार्ट की वीडियो में हम 4 ऑर्गेनेलीज को कवर करने वाले हैं. First one is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuoles. So इन चारों organelles के हम structure as well as its functioning we're going to study under this chapter. So let's start with our video. So first topic of our video is cell boundaries. So cell boundaries क्या होती हैं? Cell boundaries की हमें why there is need, ठीक है, what how, so मतलब अगर हम सेल बाउंड्रीज की तरफ देखें सो असेंशियल क्वेश्चन क्या अराइज करता है कि हाउ डू द मटेरियल्स नीडेड फॉर लाइफ दे गेट इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. तो हमने देखा कि सेल जो है वो एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है. अब उसके बाद सेल की आसपास एक बाउंड्री होती है, ठीक है. उस बाउंड्रीज को अगर हम देखें तो वो किस लिए रिक्वायर्ड है? ताकि जो मटेरियल अंदर आ सके कुछ और कोई बाहर जा सके, ठीक है. तो जो इन और एग्जिट, इन एंड आउट का जो प्रोसेस है वो सेल बाउंड्रीज कवर करती हैं. सो सेल बाउंड्रीज में हम इसमें दो पढ़ने वाले हैं. 2 पार्ट्स आ जाते हैं. फर्स्ट आ जाती है सेल वॉल और सेकेंड आ जाती है सेल मेम्ब्रेन. तो जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे. जो हमारी सेल वॉल होती है वो एक टफ रिजिड लेयर होती है जो कि कुछ सेल्स को सराउंड करती है, ठीक है. और ये सेल मेम्ब्रेन के भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है. जो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ रहती है, जिसका मेजर फंक्शन, मेजर मतलब व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेल वॉल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. सो पहला फंक्शन है उसका कि वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल को, और वो प्रोटेक्ट करती है सेल को स्ट्रेस और इन्फेक्शन होने से, ठीक है. तो इट्स लाइक अ गेट, ठीक है, एक जो आउटर गेट हो गया घर का, उस तरह से हमारी सेल वॉल हो गई कि जो सेल की बाहर एक लेयर प्रेजेंट है जो सेल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही रही है और प्रोटेक्ट भी करती है बाहर के किसी भी मटेरियल से, बाहर के किसी भी स्ट्रेस और इन्फेक्शन से सेल को वो प्रोटेक्ट करती है. और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर ये किसका है?
सेल वॉल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद करने वाला है कि ये प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में, एल्गी में और सम आर्की में, इन सब में जो है सेल वॉल पाई जाती है। बट सेल वॉल जो है वो एब्सेंट किस केस में होती है, वो है हमारे प्रोटोजोन्स और एनिमल्स, इनके केस में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको हमेशा आ सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में कि सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स एंड प्रोटोजोन्स, whereas it's a characteristic feature to plant cell, bacterial cell, fungi cell, algae cell and some archaeal cells. Okay, but it is absent in protozoans as well as animals. अब हम कंपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, ठीक है, अब हमने बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का, एल्गी का, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब में पाई जाती है सेल वॉल। बट इनका जो कंपोजिशन रहता है वो सब में वेरी करता है। इट्स नॉट लाइक कि वो सब में सेम है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका। सो कंपोजिशन जो है वो वेरी करता है, ठीक है, फ्रॉम वन स्पीशीज टू दी अदर। अगर हम सबसे पहले बात करें आर्कियन सेल वॉल की, आर्कियन एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है। किस किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। वेयरएज फंजाई में जो सेल वॉल बनी हुई है वो ग्लूकोजामीन और काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको याद करने की जरूरत है कि आर्कियन सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है, फंजाई की सेल वॉल ग्लूकोजामीन और काइटिन की बनी हुई है, वेयरएज एल्गी की सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स की, एंड प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पैक्टिन्स एंड लिग्निन की बनी हुई है। ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होती है इसके केस में, प्लांट्स के केस में, और नॉन लिविंग इन नेचर होती है। ठीक है, तो हम ये कंपोजिशन एक सेल वॉल का हमने देखा। तो अगर हम लोग अब देखें, अब हम डिटेल में स्टडी करें, सबसे पहले हम प्लांट्स की सेल वॉल की बात करते हैं। सो प्लांट्स की जो सेल वॉल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस पिक्चर में आप प्लांट सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें ये 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। सबसे पहली लेयर होती है मिडल लैमेला, फिर होती है प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल। जो मिडल लैमेला होती है वो फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, जो ये मिडल लैमेला है ये पैक्टिन पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, पैक्टिन इसमें रिच होता है, राइट। सो मिडल लैमेला में पैक्टिन होता है और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इट्स एन आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्लांट सेल के एडजेसेंट प्रेजेंट होती है और उन दोनों को, प्लांट सेल्स को इकट्ठा मतलब होल्ड करने में हेल्प करती है। सो मिडल लैमेला इट्स अ फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है और ये आउटर मोस्ट लेयर है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और ये पैक्टिन की बनी हुई होती है। उसके बाद हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये मिडल लैमेला के बाद फॉर्म होती है और ये भी पैक्टिन कंपाउंड्स की बनी हुई होती है जिसके अंदर हेमीसेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और इस वाली लेयर में, ये जो इतनी बड़ी लेयर आ रही है हमारी प्राइमरी सेल वॉल की, तो ये वाली लेयर जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन अ जेल लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर। तो ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये थिन, फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल लेयर होती है। ठीक है, बहुत थिन होती है लेयर, फ्लेक्सिबल लेयर है और एक्सटेंसिबल लेयर है। तो पहली लेयर आ गई मिडल लैमेला जो सबसे पहले फॉर्म होती है सेल डिवीजन के बाद, फिर आ गई प्राइमरी सेल वॉल जो मिडल लैमेला के बाद फॉर्म होती है और ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और एक्सटेंसिबल होती है। फिर हमारा थर्ड लेयर जो होती है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो थिक लेयर होती है, ठीक है, फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड पे बनती है और जो बहुत रिजिड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये वाली फ्लेक्सिबल थी, ये वाली रिजिड, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो रिजिड रहती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और वो किस किस चीज की बनी हुई है? वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई है। सो आपने तीनों लेयर्स, पहले तो हमने देखा कि कौन सी लेयर, मिडल लैमेला सबसे पहले, प्राइमरी उसके बाद, सेकेंडरी सबसे बाद में, और तीनों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है।
फर्स्ट की पैक्टिन है, सेकंड की पैक्टिन कंपाउंड्स हेमीसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, थर्ड वाली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई है। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन और फ्लेक्सिबल होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है और रिजिड होती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये सब आ गया हमारा प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बैक्टीरियल के और फंगल के सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर देखें, सो बैक्टीरिया, सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, जिसका नाम म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन कौन सा पेप्टाइडोग्लाइकन है? म्यूरिन। तो उसकी कंपोजिशन म्यूरिन है। तो जो सेल वॉल बैक्टीरिया की है ये बहुत बहुत जरूरी है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, और ये दो तरह की टाइप्स में लाइक क्लासिफाई की गई है बेसिकली, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। राइट, कौन सी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, और ये कुछ लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, इट्स अ थिन लेयर, थिन सेल वॉल होती है और कुछ फ्यू लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, दैट इज सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपॉलीसेक्राइड। ये जो बाहर के आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ग्रीन कलर के, सो दैट इज लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, इसकी बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, बेसिकली थिक होती है और ये बहुत सारी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। एज यू कैन सी हियर, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और टिकोइक एसिड, एक टिकोइक एसिड भी है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ही कंपोजिशन है। ठीक है, इसकी सेल वॉल का कंपोजिशन है। सो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में आप दोनों में एक कंपैरेटिव वे में आप सेल वॉल को स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। देन हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सेल वॉल हम स्टडी करने वाले हैं वो फंगस के केस में प्रेजेंट है। ठीक है, जो फंगल सेल वॉल है वो काइटिन और बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है। तो फंजाई के केस में जो सेल वॉल होती है ऑब्वियसली उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है और 3 लेयर होती हैं सेल वॉल की। ठीक है, जो कि सराउंड करती हैं, और ये सारी लेयर्स जो हैं वो काइटिन, मैनोप्रोटीन्स की कुछ लेयर्स और ये ग्लूकोन्स, ठीक है, इन तीनों की बनी हुई है। कौन से पार्टिकल्स आ गए इसकी कंपोजिशन में? काइटिन, few layers of मैनोप्रोटीन्स, that is mannose containing glycoproteins और ग्लूकन्स। ठीक है, ये सारी की सारी सेल वॉल की कंपोजिशन हो गई इन केस ऑफ फंगल सेल वॉल। ठीक है, तो हमने पहले स्टडी करा हमारा प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, फिर हमने बैक्टीरियल सेल वॉल को देखा, अब हमने फंगल सेल वॉल को देखा। अब हम सेल वॉल की फंक्शंस एज अ होल स्टडी कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, जो डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है आपका, इन एमसीक्यू टाइप की फॉर्म में भी आ सकते हैं और ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। सो फर्स्ट फंक्शनिंग हम देख लेते हैं कि ये सेल को एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल वॉल जो है उसका थर्ड फंक्शन आता है कि वो दैट प्रोटेक्शन किस चीज से? फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो सेल के ऊपर ना आ पाए, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और ये सेल के इंटीरियर को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करती है, और ये एनेबल करती है सब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ठीक है, जितनी भी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है सेल की जो बाहर से अंदर आनी चाहिए या अंदर से बाहर जानी चाहिए, उन सबको एनेबल करती है। और ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी कि वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, उसमें ऑस्मोटिक रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। और फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो देखें, दैट इज कम्युनिकेशन, सेल सेल का कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी जो सेल वॉल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सेल को रप्चर होने से बचाती है, जैसे कि टर्गर प्रेशर डेवलप्ड हो गया, ठीक है, वाटर का स्ट्रेस आया या कुछ भी हुआ ऐसा, तो ये सेल वॉल जो है वो सेल को रप्चर, सेल को टूटने से बचाती है। और इसमें भी गैसेस की जो इन एंड आउट है, ठीक है, डिफ्यूजन जो हो रही है कि अंदर आ रही है बाहर जा रही है, सो इन सबको भी ये हेल्प करती है उस सब में। सो बेसिकली ये डेफिनेट एक शेप प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, कम्युनिकेशन का काम कर रही है।
ठीक है। सो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के जो आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम प्लाज्मोडेस्मेटा, एक टर्म आ जाती है प्लाज्मोडेस्मेटा, अगर हम इसका सिंगुलर फॉर्म देखें तो दैट इज प्लाज्मोडेस्मा। सो प्लाज्मोडेस्मेटा एक्चुअल में होता क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा इस पिक्चर में आप देखिए, ये कुछ स्मॉल चैनल्स, छोटे से चैनल्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल्स टू दी ईच अदर, ठीक है। जैसे ये दो सेल्स हो गए, ठीक है, ये सेल वॉल हो गई। सो ये बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं जो इसका एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ ब्रिज, लिविंग ब्रिज का काम करता है दो सेल्स के बीच में, ठीक है। और ये बहुत फाइन पोर्स से ही रन करता है, सेल वॉल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू ये रन करता है। जैसे कि एनिमल सेल्स में, अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि सेल वॉल की दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर्स को पेनिट्रेट करके एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स को पास करता है, ठीक है। और ये सेलुलर कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्लाज्मोडेस्मेटा इज लाइक एक्ट एज अ लिविंग ब्रिज बिटवीन टू सेल्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। दिस इज द येलो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक सेल हो गया हमारा, ये दूसरा सेल हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म है बीच का पार्ट, ठीक है। इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है और यहाँ ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल की लेयर्स है दोनों को पेनिट्रेट करके आपस में, ठीक है, दोनों के बीच में एक ब्रिज, दो सेल्स के बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर लेता है, बिकॉज सेल वॉल को क्रॉस करके ही ब्रिज फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है और कुछ मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल में पास करने में भी ये हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं हमारा सेकेंड सेल बाउंड्री की तरफ, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। पहली हमने पढ़ी सेल वॉल, जो कि प्रोटोजोन्स और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, बाकी सब में वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड हमारी बाउंड्री की तरफ, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक ऐसी बाउंड्री है जो लिविंग सेल्स को नॉन लिविंग सराउंडिंग से सेपरेट करती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज द बाउंड्री विच सेपरेट्स द लिविंग सेल्स फ्रॉम देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। और एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ही हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, इनर टू सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत ही थिन, फ्लेक्सिबल और लिविंग मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है और ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इसकी लिविंग होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इसमें दो लेयर्स की बनी हुई है, टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एम्बेडेड विद प्रोटीन्स। अगर हम देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एम्बेडेड विद प्रोटीन्स। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सिर्फ हमने सेल वॉल को देखा था दैट इज फ्रीली परमिएबल, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सो सेमी परमिएबल है, जो कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही क्रॉस करने देती है सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, ओनली अलाउज द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल टू एंटर द सेल और टू एग्जिट द सेल, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इट्स लाइक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स, ठीक है। दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एम्फीपैथिक होती है। एम्फीपैथिक जो एक टर्म है, इसका क्या मतलब है, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स दोनों आते हैं। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? अगर आप इनके नाम से देखें, हाइड्रो का मतलब, ब्रेक करें अगर इस टर्म को, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, फिलिक का मतलब हो गया लविंग। जो वाटर को लव करता है दैट इज हाइड्रोफिलिक,
और अगर हम हाइड्रोफोबिक की बात भी करें तो हाइड्रो का मतलब सिमिलरली वाटर, फोबिक का मतलब फियर करना, डरना। तो जो वाटर से डरता है दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों प्रेजेंट हो उसको एम्पीपैथिक का नाम दिया जाता है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एम्पीपैथिक होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। सो हाइड्रोफिलिक हेड का क्या मतलब है, जो वाटर लविंग होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वेरेज जो इसकी टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर फियरिंग होती है। ठीक है, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, अगर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें, इट्स अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। किन किन चीजों का बना हुआ है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। वो लिपिड बाइलेयर है जिसमें 2 लेयर फॉस्फोलिपिड्स की आ जाती हैं। ठीक है, phosphate head is polar, phosphate tail is phosphate head is polar that is water loving, और जो fatty acid tail that is जो फॉस्फोलिपिड की जो टेल वाला पार्ट आ जाता है दैट इज वाटर फेयरिंग। ठीक है, और प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाइलेयर जो, अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें, इसकी 2 फेसेस दिखाए गए हैं इस पिक्चर में, आउटर फेस और इनर फेस। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। जो लेयर्स होती हैं वो बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, जो वो एम्फीपैथिक होती है। उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो हेड पार्ट है, वो पोलर होता है, और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, वो नॉन पोलर होता है। और इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब हम फंक्शनिंग की बात करें अगर सेल मेम्ब्रेन की, तो इसकी फंक्शनिंग क्या है, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो कि पता ही है कि ये सेपरेट करती है कंटेंट्स को सराउंडिंग से। ठीक है, और उसके बाद ये एंट्री को कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज, सॉल्यूट्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, और ये सेल की जो शेप है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है इन केस ऑफ द एनिमल सेल, बिकॉज दैट इज in animal cell this is the outermost layer which is present. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों की कंपैरिजन की, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स में पाई जाती है, फंगल सेल्स में पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, आर्कियल सेल्स में पाई जाती है, बस एनिमल्स और प्रोटोजोन्स में नहीं पाई जाती। जबकि सेल मेम्ब्रेन ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरियाज में, सब में पाई जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट हो गई प्लांट सेल का, बिकॉज इट्स एन एक्स्ट्रा लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। वेयर सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। ये सेल वॉल जो है वो कई तरह की चीजों से बनी होती है, पैक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, शुगर, सेलुलोज। वेयर सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की जो थिकनेस रहती है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर की रहती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन 7.5 टू 10 नैनोमीटर की थिकनेस की होती है। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो वो थिक होती है, रिजिड होती है और फिक्स्ड शेप की होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन होती है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत फ्लेक्सिबल है, वो शेप को चेंज भी कर लेती है जब उसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं रहती अंडर प्रेशर। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेल को प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, जबकि सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट भी करती है और मेंटेन भी करती है इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का। ये सेल वॉल जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल वॉल जो है वो थिकनेस में ग्रो कर जाती है टाइम के साथ। इट ऑक्यूपाइज द होल सेल इन द प्लांट जब सेल डाई करता है। ठीक है, वेयरएज जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेम थिकनेस की रहती है पूरी लाइफ, ऑर्गेनिज्म की पूरी जिंदगी वो एक ही थिकनेस की रहेगी। जबकि सेल वॉल टाइम के साथ ग्रो करती रहती है थिकनेस में, और वो सेल जब बूढ़ा हो जाता है, सेल लाइक एजेस एंड डाइज, तो टिल दैट टाइम सेल वॉल उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है।
जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका साइज 30 to 60 किलो डाल्टन रहता है, ठीक है, दैट इज फुली परमिएबल। जो कि सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। So it allows only selective molecules to enter or to exit the cell. So अगर हम सेल वॉल की फंक्शनिंग की बात करें, so it protects the cell from the external environment, whereas cell membrane that includes permeability, signal reception, motility conduction, सेल की डिवीजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so इन सब में सेल मेम्ब्रेन का पार्ट रहता है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, so वे हेल्प करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ, ठीक है। हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर लिया, उन दोनों की हमने कंपैरेटिव पॉइंट्स भी देख ली। अब हम आ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ। अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें, सो एंडोमेम्ब्रेन, एंडो मींस विद इन, जो हमने पहले भी पढ़ा, एंडो का क्या मतलब होता है, अंदर। सो एंडोमेम्ब्रेन इट्स अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेलीज जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, जो एक साथ मॉडिफाई करके क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स को, ठीक है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल्स, सो दैट वर्क्स टुगेदर, जो कि एक साथ काम करती हैं to modify, package and transport the lipids as well as proteins. So endomembrane system eukaryotic cells में ही होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या काम करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को पैक करके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, और उन ऑर्गेनेलीज के नाम आ जाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरह के आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर गोल्जी अपरेटस भी आ गया हमारा, ठीक है। और हम लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम आ गया, वेसिकल आ गया, सिक्रेटरी वेसिकल आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रह रही है वो भी आ गई, ठीक है। सो इसके अंदर जी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की पिक्चर दे रखी है। सो इट्स almost all the organelles that comes under this endomembrane system, जो कि एक साथ काम करती हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में। Whereas इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि इसमें कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिकॉल एंड रिमेंबर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सियोसोम्स। सो ये तीन ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। विच ऑर्गेनेलीज? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सियोसोम्स। ऑलवेज रिमेंबर these three organelles, they are not part of the endomembrane system. So now we have done the cell boundary part. So now let's come to the cell organelles. तो अब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करा सेल को, तो ये बाहर की तो दो लेयर्स आ गई, प्लांट और एनिमल सेल की हमने बात करी बेसिकली कि प्लांट सेल में दोनों लेयर्स प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बट अब हमने उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी देखी। सो उन ऑर्गेनेलीज को अब हम स्टडी करेंगे। सो सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली होती क्या है कि सेल के अंदर जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम सेलुलर ऑर्गेनेली का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें दोनों तरह की ऑर्गेनेलीज आती हैं, जो कि मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है और इनके अपने ही कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी पर्टिकुलर कुछ फंक्शनिंग रहती है, ठीक है। बिकॉज सेल के अंदर ये काम सब ऑर्गेनेलीज काम करती हैं। सो दे कोऑर्डिनेट और फंक्शन करती है एफिशिएंटली ताकि फंक्शनिंग नॉर्मल हो सके सेल की, ठीक है। कुछ की फंक्शनिंग है कि जो शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, कुछ का है कि लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन में सेल की हेल्प करती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। तो हम इन सब ऑर्गेनेलीज के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हमने बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है हमारी की ऑर्गेनेलीज की जो विदाउट मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। उसमें कौन सी आ गई, सेल वॉल आ गई जो हम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन ये दोनों हम पढ़ेंगे आगे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, सॉरी। So these 3 organelles they comes under organelles without membrane, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं।
वेयरएज उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आ गई, जिसमें आ जाती है वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो हमने 3 कैटेगरीज करी, पहली ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन, सेकंड हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। फिर अब थर्ड कैटेगरी आ रही है हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ गए। ये भी यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ही प्रेजेंट होते हैं। सो हम इन तीनों डिविजन्स को वन बाय वन इनकी सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम सेल वॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये ऑर्गेनेली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये बेसिकली एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन का नेटवर्क है जो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल के अंदर जो एक मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये नेटवर्क एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जो इंटरनल कंपार्टमेंट है उसको ल्यूमन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो इसका इंटरनल कंपार्टमेंट है उसको ल्यूमन बोलते हैं, जो कि सेल के इट्स अ सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल, जिसके अंदर प्रोटीन्स और आयंस, मतलब उसका वो बना हुआ है, ल्यूमन उसके अंदर होता है। और जो कुछ सर्टेन साइट्स पे ईआर जो है, ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मतलब कॉन्टिन्यूअस रहता है। ठीक है, और इसके अंदर राइबोसोम्स का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रफ, ये दो तरह की हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पार्ट है जिसके अंदर आप ये डॉट्स 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 देख सकते हैं, ये डार्क रेड कलर का पार्ट, ये राइबोसोम्स है। सो ये डॉट्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं। सो ये अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है, उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वेयरएस अगर एब्सेंट है राइबोसोम्स, इसमें आप देख सकें ये ऑरेंज सा पार्ट है जो, इसमें राइबोसोम्स आपको नहीं दिख रहे, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम। ठीक है, तो 2 तरह के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ribosomes on its surface, whereas second is smooth endoplasmic reticulum, that is absent of ribosomes on its surface. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो जो पहला डिफरेंस हमने देख लिया है, दैट इज मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद राइबोसोम्स इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whereas it is not covered with ribosomes in case of smooth endoplasmic reticulum. अगर हम देखें RER जो है, दैट इज फाउंड इन सेल सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। सो सेल सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स में ये पाई जाती है, प्लाज्मा सेल्स, नर्व सेल्स, एंजाइम सेल्स, इन सब में ये पाए जाते हैं, RER प्रेजेंट होते हैं। जबकि SCR जो पाए जाते हैं कहाँ पे, दैट इज फाउंड इन सेल्स जो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि स्टेरॉइड्स या फिर फॉस्फोलिपिड्स। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन मॉडिफिकेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, whereas जो SCR है वो इन्वॉल्व होता है बायोजेनेसिस ऑफ दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स। जो RER है वो ज्यादा स्टेबल है और SCR कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। अगर हम इन दोनों की फंक्शनिंग की बात करें, तो जो RER का फंक्शनिंग है, दैट इज सिंथेसाइजेस लिपिड, स्टेरॉइड्स, मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन साइट्स में डिटॉक्सिफाई करता है, ये पॉइजन्स को और कैल्शियम की स्टोरेज में हेल्प करता है। वेयरएज इन अनदर केस इट सो ये फंक्शनिंग जो आ गई है हमारी, ये SCR की है। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ SCR, दैट इज सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स और डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को, कैल्शियम को स्टोर करता है। जबकि RER की जो फंक्शनिंग है वो बाउंडेड राइबोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, तो वो सिक्रीट करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को, प्रोटीन्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन फैक्ट्री होती है सेल की। ठीक है, RER क्या है, मेम्ब्रेन फैक्ट्री है सेल की। ओके, सो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया RER और SCR के अंदर। तो ये आपको एग्जाम में एज इट इज एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, और एक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइबोसोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं और वो कौन सी टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और किसमें वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली की तरफ, दैट इज गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस जो थी वो हमारे एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलियो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने ये डिस्कवर की थी इन 1898। तो उनके नाम से इसको, इस ऑर्गेनेली को नाम दिया गया, दैट इज गोल्जी अपरेटस। तो इसको अगर हम प्लांट सेल्स में देखें तो गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, इट्स प्रेजेंट नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल न्यूक्लियस के नियर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा गोल्जी ऑपरेटस है, हमने इसकी पोजीशनिंग देखी कि ये सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो गोल्जी ऑपरेटस जो है 3 मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है। फर्स्ट होता है हमारा लैमेली, ठीक है। सेकंड आ जाता है वेसिकल्स, लैमेली को सिस्टर्नी का नाम भी दिया जाता है। फिर आ जाता है हमारे वेसिकल्स, और थर्ड हमारा पार्ट आ जाता है वैक्यूल। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सिस्टर्नी या फिर लैमेली, सो इसका ये कौन सा पार्ट है गोल्जी अपरेटस का? ये जो भी ये फ्लैट सेट टाइप ऑफ पार्ट है सिस्टर्नी, ये स्टैग्ड होता है, ऐसे इस तरह से ये स्टैग्ड रहता है स्ट्रक्चर, और ये सेमी सर्कुलर इन शेप में रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा गोल्जी अपरेटस का। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, वो पोलर इन नेचर होता है। एक स्टेक जो है वो सिस फेज है उसका, ठीक है। दूसरा फेज है जो वो ट्रांस फेज है। तो सिस फेज जो होता है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, और जो ट्रांस फेज होता है वो शिपिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो अगर गोल्जी अपरेटस को आपने याद करनी है इसकी फंक्शनिंग, सो बेसिकली आप गोल्जी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस से कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें मटेरियल आते हैं, पैकेज होता है और शिपमेंट हो जाती है, ठीक है, टू द पर्टिकुलर एड्रेस। सो गोल्जी अपरेटस इज लाइक अ पोस्ट ऑफिस। ओके, सो गोल्जी अपरेटस की हमने बोला कि इसकी तीन, अगर इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम तो 3 पार्ट्स आते हैं। सिस्टर्नी जो सेमी सर्कुलर शेप में होते हैं, जो ऐसे स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये पोलर इन नेचर होती है। 2 फेस हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, ट्रांस फेस शिपिंग डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऐसे माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो सिस्टर्नी से ही ऑरिजिनेट हुए हैं, और ये सिंगली या फिर क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर थर्ड पार्ट जो है गोल्जी अपरेटस का, वो होता है वैक्यूल, जो कि स्फेरिकल इन शेप होता है और कंपैरेटिवली लार्जर सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो सिस्टर्नी की एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैच्योरिंग फेज पे लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो पहला पार्ट सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल, एंड थर्ड इज वैक्यूल्स। ठीक है, अब हम गोल्जी अपरेटस की अगर फंक्शनिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस। इसका मेजर काम ही क्या है? रिसीव करके, पैकेज करके डिलीवर करना। ठीक है, सो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इज ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, इट एक्ट एज अ पैकेज ऑर्गेनेली, और ट्रांसपोर्ट करती है वेरियस मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल से बाहर ले जाने में ये प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स को उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसका एक और फंक्शन है मेजर, दैट इज कि ये सिक्रीशन का काम करती है, जो कि सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये न्यूरोसेक्रीशंस भी करती है, न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल्स को भी ये फॉर्म करती है। और गोल्जी अपरेटस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, सो ये हमारी फंक्शनिंग हो गई। सो बेसिकली इट पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट्स द वेरियस मटेरियल, एंड सेकंड इज सिक्रीशन करके फॉर्मेशन करती है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की, न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल्स की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम, इन सब की फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये वाली ऑर्गेनेली। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड ऑर्गेनेली की तरफ, दैट इज लाइसोसोम। सो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम अगर आप देखें, अगर इस पिक्चर में भी आप देखें, लाइसोसोम जो ये वाला ग्रीन कलर का पार्ट हमने दिखा रखा है, ये लाइसोसोम है।
ठीक है। सो लाइसोसोम इट्स अ साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। एक रेगुलर शेप्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म बोला जाता है इसको बेसिकली, दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स का। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी रेगुलर शेप मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये लाइसोसोम हो गया। ये इसके अंदर एटलीस्ट 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स का भी नाम देते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका मेजर फंक्शन ही क्या है? डाइजेशन। ये पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट कर जाता है। ये ह्यूमन अपेंडेजेस की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और नेचुरल डेथ जब सेल्स की होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग का नाम दिया गया है। इस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स देखें लाइसोसोम्स में, तो कौन से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं? कैथाप्सिन्स, कोलेजनेसिस, इलास्टेसिस। लाइपोलिटिक एंजाइम्स देखें, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फैटी एसाइल एस्टरेसेस। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, मतलब इनके नाम से देखिए, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन्स को जो ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। फिर लिपिड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स को स्प्लिट करने वाले एंजाइम्स, अल्फा ग्लाइकोसाइडेसेस, बीटा ग्लाइकोसाइडेसेस, हाइलुरोनिडेसेस, अराइल सल्फाटेसेस, ये इनके नाम दिए गए हैं। देन न्यूक्लियो एसिड को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स कौन से? राइबोन्यूक्लिएजेस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजेस। और कौन से एंजाइम्स है? जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज या कैटालेज। तो ये सारे के सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स है जो बहुत मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हमने मोर देन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ही क्या है? डाइजेशन करना सेल्स को, ठीक है। अब हम टाइप्स, अगर बेसिक टाइप्स की बात करें तो इनको 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहली टाइप है हमारी प्राइमरी लाइसोसोम। सो प्राइमरी लाइसोसोम कोई भी न्यूली फॉर्म्ड जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैव नॉट येट टेकन पार्ट इन हाइड्रोलिसिस। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स की डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाती है, सेकंड टाइप आ जाती है लाइसोसोम की, दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम, जो कि फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम से फॉर्म होते हैं। ये फर्दर 2 तरह के हो गए, हेट्रोफेगोसोम और ऑटोफेगोसोम। हेट्रोफेगोसोम एक ऐसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, they are formed by endocytosed phagosomes और primary lysosomes. So, endocytosed phagosomes और primary lysosomes मिलके सेकेंडरी लाइसोसोम की इस वाली कैटेगरी को बनाते हैं। और ये कैसे हाइड्रोलाइज करते हैं? ये लाइसोजेनिक डाइजेशन कर लेते हैं एंडोसाइटोज मटेरियल की, जिसको हम हेट्रोफेजी का भी नाम देते हैं। Whereas जो ऑटोफेगोसोम्स नाम सजेस्ट करता है, ऑटो मीन्स अपने आप, ठीक है। दो वो वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो टाइप है ऑटोफेगोसोम्स, ये कहाँ से फॉर्म होती है? बाय फ्यूजन ऑफ सेलुलर पार्टिकल्स एंड प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये एंडोसाइटोज्ड फेगोसोम्स और प्राइमरी लाइसोसोम्स मिलके बनाते हैं ये वाला ऑटोफेगोसोम। सेलुलर पार्टिकल्स और प्राइमरी लाइसोसोम की फ्यूजन से ये वाला पार्ट बनता है। और जो ऑटो, दैट इज जो कि अपना अपना खुद का साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाइजेस्ट कर लेता है बाय इट्स लाइसोसोम्स, इज टर्म्ड एज ऑटोफेगी, ठीक है। तो ये हमने 2 तरह की सेकेंडरी लाइसोसोम्स पढ़े जो कि हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब सेकेंडरी वाले हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। हाँ, और जो एंडोसाइटोज वाले हो गए, एंडोसाइटोज फेगोसोम्स और प्राइमरी लाइसोसोम से मिलके हेट्रोफेगोसोम बनाया। ये और ऑटोफेगोसोम जिन्होंने सेलुलर पार्टिकल्स और प्राइमरी लाइसोसोम ने फ्यूज करके ये वाला बनाया। ये दोनों के दोनों हमारे हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं, हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक करने में उसको हेल्प करते हैं। और रेजिडुअल बॉडीज, जो थर्ड टाइप ऑफ लाइसोसोम की कैटेगरी आ गई, दैट इज रेजिडुअल बॉडीज। सो हेट्रोफेगोसोम और ऑटोफेगोसोम ने डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर लिया
जो भी उसने पार्ट करना था, उसके बाद जो भी रेजिड्यू बच गया सेल के अंदर, ठीक है, जो भी रेजिड्यू या डीनेचर्ड एंजाइम्स बच गए वैक्यूल के अंदर, उसको हम लोग रेजिडुअल बॉडीज का नाम देते हैं, ठीक है. So what is left after heterophagosome and autophagosome has done their work? What is left after in the vacuole? That is termed as residual bodies. So ये तीन तरह की टाइप्स हो गई लाइसोसोम्स की. अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम की एक कंपैरेटिव स्टडी करें, तो प्राइमरी लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक हो गई जो कि गोल्जी अपरेटस से बनती है, whereas सेकेंडरी लाइसोसोम एक कॉम्बिनेशन से बनती है प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसोम के. प्राइमरी लाइसोसोम जो है बहुत छोटा होता है, ये बड़ा होता है, लार्जर होता है सेकेंडरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, इसके अंदर एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर्म होते हैं. तो इसमें इनएक्टिव होने के कारण वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम्स डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक करके डाइजेस्ट करते हैं सेल को, कंटेंट को. और जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो अनेबल टू एलिमिनेट देयर कंटेंट टू द आउटसाइड, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम है वो अपना कंटेंट एलिमिनेट कर देता है सेल के बाहर की तरफ. ओके, तो ये एक डिफरेंस आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर. उसके बाद हम फंक्शनिंग पे आ जाएंगे लाइसोसोम की. सो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने देखा 50 मोर देन 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं जो सड़गल गई हैं ऑर्गेनेलीज ना, लाइक जो रिक्वायर्ड नहीं रहती ऑर्गेनेलीज, उनको ब्रेक करके बोर्न आउट करना, उनको डाइजेस्ट कर जाना, ये लाइसोसोम का फंक्शन है, ठीक है. और लाइसोसोम का अगर बेसिक फंक्शन आप देखें, सो जो डाइजेशन, जो वेस्ट मटेरियल रह गया सेल के अंदर, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना और उसको बाहर की तरफ फेंकना. सो इसको बेसिकली हम लोग रेजिडुअल बैग्स टाइप हो गए, ठीक है. और लाइसोसोम्स जो हो गए वेस्ट रिमूवल का चार्ज लेते हैं इन एनिमल सेल्स, और हेल्थ और फाइटिंग डिजीजेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, हेल्थ को मेंटेन करते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बिकॉज वो वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं डाइजेस्ट करके. और ये रिपेयर भी करते हैं सेल मेम्ब्रेन्स को और रिस्पॉन्ड करते हैं फॉरेन बैक्टीरिया, ठीक है. तो ये इंचार्ज बन जाते हैं, बिकॉज इनका काम ही क्या है कि वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज और जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो वेस्ट बच गया है, उन सबको खत्म करना, और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अब हमारी अनदर ऑर्गेनेली आ जाती है, दैट इज वैक्यूल्स. सो वैक्यूल अगर हम बात करें, वैक्यूल का क्या मतलब है, दैट मीन्स एम्प्टी स्पेस. वैक्यूल हो जाती है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जो है, दैट इज वैक्यूल. वैक्यूल कहाँ से बनती है, जो छोटी छोटी मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं उनकी फ्यूजन से वैक्यूल बन जाता है. इसकी कोई बेसिक शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता, सेल की नीड के अकॉर्डिंग ये वही शेप और साइज और स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है. प्लांट्स और फंगल सेल्स में एक बड़ा सारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि उसका नंबर कम होता है, ठीक है, बट उसमें बड़ा सारा वैक्यूल होता है. जबकि एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ, मतलब नंबर बहुत ज्यादा रहता है वैक्यूल्स का, बट साइज बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है. प्लांट्स के केस में बड़ा वैक्यूल होता है, साइज बड़ा होता है, नंबर कम होता है. एनिमल सेल्स के केस में नंबर ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें प्लांट सेल में वैक्यूल की, तो एक टोनोप्लास्ट जो टर्म दिख रही है, ये आ जाती है. ये क्या है, ये एक एक्टिव और डायनामिक मेम्ब्रेन है. ये मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही होगी, ये एक एक्टिव और डायनामिक मेम्ब्रेन है, जो कि वैक्यूल को सराउंड करती है, प्लांट के वैक्यूल को सराउंड करती है, ठीक है. और इसके अंदर कंपोनेंट्स अगर हम बात करें, तो सेल सैप रहता है, सेल सैप, जो कि डिफर करता है फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. जो ये बाहर में जितना भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उससे ये डिफर करता है वैक्यूल के अंदर जो कंपोनेंट है, सेल सैप, ठीक है. और इसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं, तो सेंट्रल वैक्यूल जो है प्लांट सेल में, इसकी मेम्ब्रेन्स जो है फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं, और उसमें प्रोटीन्स एम्बेड होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल में हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस. सो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है, और इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ये प्रोटीन के वैक्यूल्स को डिफरेंट मटेरियल्स को होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं.
तो हमने वैक्यूल की बात करी, तो वैक्यूल प्लांट सेल में हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर साइज बड़ा है और नंबर कम होता है, एक ही नंबर में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल में। सेंट्रल बेसिक बिग वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें टोनोप्लास्ट एक आउटर मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक्टिव और डायनेमिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये टोनोप्लास्ट बोलते हैं इसको। सो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको या एमसीक्यूज के क्वेश्चन में टोनोप्लास्ट टर्म के बारे में आ सकता है कि ये होती क्या है, जो ये प्लांट सेल वैक्यूल में ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेल सैप जो है वो बाहर के साइटोप्लाज्म से डिफर करता है, ठीक है। और जो सेल सेंट्रल वैक्यूल है, इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, और प्रोटीन्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होने की वजह से ये डिफरेंट मटेरियल्स को होल्ड करने में हेल्प करता है। अब हम फंक्शनिंग देखें तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग क्या है वैक्यूल की, पीएच लेवल को मेंटेन करना। सेल के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम वैक्यूल्स का है, ठीक है। इसके अंदर वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स सब स्टोर हो जाते हैं, और ये जो है वैक्यूल जो है हमारा, दैट होल्ड्स द थिंग्स, जो कि जैसे कि स्टोरेज बबल का काम करता है किस्म से। इसके अंदर सारी की सारी चीजें वो प्रेजेंट होती हैं जो सेल को रिक्वायर्ड होती है। अब आप इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो आप उसको ऐसे मान के चलिए कि वो सब ऑर्गेनेलीज, जितनी भी ऑर्गेनेलीज उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनका सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनिंग है, जो वो एक दूसरे को, मतलब ताकि वो सब एक साथ वहां पे रह सके, सही फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके, तो सबको एक दूसरे की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप जस्ट टू सर्वाइव अ सेल, ठीक है। अगर किसी में गड़बड़ होती है तो सेल की डेथ होने के चांसेस रहते हैं और नया सेल बन जाता है। तो जो अब हम वैक्यूल की बात कर रहे हैं, वैक्यूल एक स्टोरेज बबल का काम करता है जिसमें वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल पीसेस में इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जो कि होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं स्मॉल पीसेस में, ठीक है। ये वैक्यूल के अंदर ही होता है सारा का सारा काम। तो जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है, वो प्लांट्स का, हमने बोला ना उसके अंदर बिग वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो प्लांट की जो सेल का वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ये इस पे डिपेंड करेगा कि वैक्यूल जो है वो कितना फुल है, ठीक है, हाउ फुल द वैक्यूल इज। Okay, so this is all about the vacuole. So we have done almost like 4 organelles, और हमने 2 बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, और दो सबकी हमने जहां जहां डिफरेंसेस और कंपैरिजंस की जरूरत थी हमने सबके बारे में स्टडी किया, सबके स्ट्रक्चर्स और फंक्शनिंग के बारे में स्टडी किया। So I hope this part is clear with you, and if you have any doubt, queries or any suggestions, you can comment me in the comment box. So we'll be covering the part 3 video by tomorrow, and under this video we'll be covering the other organelles which is left in your part 2. So by completing all these organelles, mitochondria, plastids and ribosomes and centrosomes and centrioles, protoplasm, nucleus, और इन सब organelles को हम लोग करेंगे part 3 की वीडियो में, और वो कवर करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So I hope you guys are enjoying my video. So kindly press the like button and share these videos with your friends so it reaches the right audience. So, and if you're new to my channel, so please press the bell icon to subscribe my channel so that you'll get the notifications of the next videos. So thank you so much, and see you tomorrow. Bye bye. Take care.